नमस्कार सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत ही धन्यवाद आपको कि मुझे आपके चैनल पे आमंत्रित किया। सुमित जी, आप बहुत गहरी पकड़ रखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, बहुत सारे अखबारों में आपके आर्टिकल्स भी आते हैं। तो मुझे लगा कि महाराष्ट्र में खास तौर पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना में क्या चल रहा है, उस पर आपसे बात की जाए तो बारीकी से मेरे दर्शक भी समझ पाएँगे कि उद्धव ठाकरे आखिर करना क्या चाहते हैं। अभी 1 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने बयान दिया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अगर कोई हाथ लगाएगा, तो मैं उसको छोड़ूँगा नहीं। तो उनके इस स्टेटमेंट को कैसे देखा जाए? अभी तक तो वो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो भी सेकुलर हो गए, सूडो सेकुलर। अंजू जी, ऐसा हुआ है कि जब 2020 में उद्धव जी ने भाजपा का और हिंदुत्व का पल्ला छोड़ के कांग्रेस और जो अब धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म का पल्ला जब से पकड़ा है, तब से उद्धव जी ने एक बहुत बड़े वोट बैंक को खुद के हाथ में ले लिया है और वो है मुस्लिम वोटर बेस। अब पहले जब श्रद्धेय बाल ठाकरे जी जीवित थे, तब तक एक शिवसेना का जो इमेज था, दैट वाज अ इमेज ऑफ अ कट्टर हिंदुत्व। हुँ, क्योंकि श्रद्धेय बाल ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसैनिक रास्ते पे उतरे थे 1993 के राइट्स के वक्त। और तब मैं खुद 16 साल का लड़का था, हॉस्टल में रहता था और हमें पता है कि क्या-क्या हुआ है। मेरे आंखों के सामने झोपड़पट्टियाँ जलाई गई थी हिंदुओं की, जिसको बचाने के लिए हम लोग हॉस्टल में थे। हमें बचाने के लिए भी बजरंग दल और शिवसेना के लोग आए थे हॉस्टल में। तब तो मैं 16 साल का ही था। लेकिन वो जो एक इमेज बनी थी, वो एक जो परिभाषा थी शिवसेना की कि भगवाधारी कट्टर हिंदुत्ववादी बाल ठाकरे, वहां से आज जो इमेज बन गई है, वो है एक सेक्युलरवादी, हिंदुत्ववादी तो बोल नहीं सकते, लेकिन सेक्युलरवादी अ, उद्धव ठाकरे की इमेज बन गई है। और उसमें सबसे बड़ी चीज है, अगर हम भारत की राजनीति, सेक्युलर राजनीति को हम एनालाइज करें, हुँ, तो हम देखेंगे कि मुसलमान वोट वही जाता है जहां उनको पता है एक सब्सटेंशियल हिंदू वोट उसके साथ है। जैसे ही उन लोग देखते हैं कि हिंदू वोट वहां से छूट रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो दूसरी जगह जाते हैं। और आपने ये यूपी के राजनीति में देखा है, उन्होंने जिसको उसको ही बैक किया है जहां एक स्ट्रॉन्ग हिंदू फोर्स रहा है, एंड दे पिगी बैक ऑन दैट। वो ही कर्नाटक में हुआ है, वो ही तेलंगाना में हुआ है कि अब उन्होंने देखा है कि कांग्रेस थोड़ी वीक होते जा रही है इन महाराष्ट्र, हुँ, स्पेशली इन अगर हम महाराष्ट्र का ब्रेकअप दें, तो एक पूरा कोकण पट्टा है जो कोस्टल महाराष्ट्र है, एक नॉर्दर्न महाराष्ट्र है, एक पश्चिम महाराष्ट्र यानी पूना से लेके कोल्हापुर, जो कि शरद पवार जी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। बाद में मराठवाड़ा है। मराठवाड़ा एक जमाने में और आज भी भाजपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, क्योंकि वो श्रद्धेय मुरली सॉरी अपने गोपीनाथ मुंडे जी ने उसके ऊपर बहुत काम किया था वो एरिया में। और बाद में विदर्भ रीजन आ जाता है। सो दीज आर द मेजर रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र। अब इसमें पश्चिम महाराष्ट्र तो शरद पवार जी के हाथ में है। कोकण बेल्ट जो पूरा है, वो पहले से शिवसेना के साथ रहा है। तो कांग्रेस का यहाँ उतना ज्यादा होल्ड नहीं था। अगर आप पहले के चुनाव भी देखेंगे तो कोकण में से शिवसेना के ही विधायक आते थे, हुँ, फिर वो नारायण राणे हो या दूसरे बहुत सारे लोग हो। कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड मेनली रहा है मराठवाड़ा, फिर वेस्टर्न महाराष्ट्र, सॉरी अपना विदर्भ रीजन और अहमदनगर रीजन, और वो सब दैट हैज बीन द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ कांग्रेस। और हुँ, थोड़ा बहुत नॉर्थन महाराष्ट्र। अब यहाँ मुस्लिम्स ने रियलाइज कर लिया है कि अब शिवसेना हिंदुत्ववादी नहीं रही, अब वो कांग्रेस के साथ है। तो दे आर ऑल्सो बैकिंग देम, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस के पास बॉम्बे में वैसे भी कोई ऐसा बड़ा वोटर बेस है नहीं। कांग्रेस के मुश्किल से कोई एक बांद्रा में, कि जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, बांद्रा ईस्ट, ओके, जहाँ के पूरा स्लम्स में सब मुसलमान ही है ज्यादा करके। और दूसरा एक असलम का एरिया है, दैट इज मालवनी, जहाँ हम मालवनी पैटर्न का पूरा पॉलिटिक्स देख रहे हैं कि जहाँ हिंदुओं को निकाला जा रहा है, जिसके ऊपर मंगल प्रभात लोधा जी ने विधायक सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बात की है, लेजिस्लेचर हुँ, में बात की है इसके बारे में। सो
अब मुस्लिम्स को पता है कि शिवसेना अपने साइड में तो कांग्रेस में वोट देके वो वोट यू नो जाया बर्बाद करने के बदले, बर्बाद करने के बदले इट इज बेटर टू वोट फॉर शिवसेना। और दूसरा है कि शिवसेना ने बहुत अच्छे से खुद का मुंबई में काडर और उससे ज्यादा वोटर बेस खुद के पास रखा है, क्योंकि शिवसेना की एक यूनिक पॉलिटिक्स है और वो है मराठी मानुस की पॉलिटिक्स। ओके, और वो बहुत ही पोटेंट पॉलिटिक्स है, यानी बहुत ही इफेक्टिव पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो बाहर के लोग आ रहे हैं, सबसे पहले तो उसके अंदर गुजराती है, मारवाड़ी है, उसके बाद में यूपी और बिहार के जो मजदूर है, उसके सामने एक बहुत बड़ा पोटेंट फोर्स है जो कि ये बाहर वाले आके हमारे पैसे ले रहे हैं, हमारी नौकरियां ले रहे हैं, हमारे धंधे ले रहे हैं, वो सब वाली बातें चल रही है। तो उसके कारण उसका एक वहां जो स्टैंड है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, और उसके बेसिस पे उसने खुद का वोटर बेस भी संभाल के रखा है। सो एक है कि ये राजनीति बहुत अच्छी है, प्लस उसके पास काडर है। हम्म। अब एकनाथ शिंदे जी जब शिवसेना से अलग हुए, मुझे सुमित जी, मुझे ये समझाइए कि अभी अगर वो वक्फ बोर्ड की तरफदारी कर रहे हैं, और फिर आप ये उसका देखिए कि रीजन है, ठीक है उनको उसका रीजन है मुस्लिम मंजू जी, लोग, हाँ। उसका एक रीजन है। 3 दिन या 4 दिन पहले जब शिवसेना के सांसदों ने संसद भवन से वॉकआउट किया लोकसभा से, हम्म। जब ये चर्चा चल रही थी, वो मुसलमानों को पता चल गई। तो मुसलमानों ने बहुत बड़ी तादाद में मातोश्री के बाहर धरना दिया था और शिवसेना को हाय हाय किया था। उसके बाद में संजय राउत आए और बोला ये सब तो एकनाथ शिंदे के भाड़े के दिए हुए टट्टू है, ऐसा वैसा वो सब बातें की। लेकिन उनको पता चल गया, अब सी एक है, महाराष्ट्र में भी चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद में बीएमसी के भी चुनाव आने वाले हैं। तो उनको पता है मुसलमानों को खुद के साथ रखना हो तो उनको मुसलमान के लिए बात करनी पड़ेगी। ये हिंदुत्व जैसा नहीं है कि वॉकआउट कर लिया, नहीं बोला तो भी हिंदू संभाल लेंगे, वैसा वाला राजनीति मुसलमानों के साथ नहीं चलती है। तो उनको ये स्टेटमेंट उद्धव ठाकरे जी को बोलना पड़ा है मजबूरी में, सो दैट मुस्लिम्स विल नॉट मूव अवे फ्रॉम हिम। और उसके अंदर दूसरा भी एक समीकरण, राजकीय समीकरण आ रहा है। अगर मुसलमान शिफ्ट हो रहे होंगे, तो जैसे इस वक्त वर्षा गायकवाड़ बांद्रा ईस्ट से चुनी गई है, बांद्रा से चुनी गई है। ओके, अब ये वाला जो लोकसभा क्षेत्र है उसके अंदर मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है, सीट्स है। अगर उद्धव ठाकरे को नेगोशिएट करना है कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ सीट शेयरिंग के लिए, तो ये सीट खुद के पास लेने के लिए भी उसको वो स्टेटमेंट्स करने पड़ेंगे कि दे कैन शो कांग्रेस के भैया यहाँ के मुसलमान मेरे साथ है, तुम उसको क्यों वो दे रहे हो सीट। ओके, तो ये राजनीति सीट शेयरिंग की राजनीति है और मुसलमानों को खुद के पास रखने की राजनीति है, जिसके कारण उसको मजबूरी में ये स्टेटमेंट करना पड़ा है। पर एक चीज है सुमित जी, कि वो मातोश्री जहां पर नवनीत राणा हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाई थी, पहले गिरफ्तार हो गई थी, वहां पर जाकर मुस्लिम लोग इस तरह का हंगामा करते हैं, वो हंगामा होने भी दिया जाता है। मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ऐतराज भी नहीं जताती है, ये भी तो ताज्जुब की बात है ना। हाँ, यहाँ एक जोक हो गया है कि अब शिवसेना नहीं रही, ये तो औरंगजेब सेना हो गई है। ये औरंगजेब, क्योंकि आज उद्धव ठाकरे जी को मुसलमान वोट्स चाहिए। और आप मुसलमान बहुल एरिया में जाएंगे, बीच में एक वीडियो भी आया था, शिवसेना के लोग कलमा पढ़ रहे थे। ये कभी भी श्रद्धेय बाल ठाकरे जी के समय में हो नहीं सकता था, लेकिन अब तो कलमा पढ़ने वाले वीडियो भी वायरल हो गए थे। तो ये शिवसेना का जो पूरा कैरेक्टर है वो पूरा बदल चुका है। ये वो कैरेक्टर, वो शिवसेना नहीं है जो भगवाधारी हो, जो हिंदुओं के लिए बात करे। अभी इनको जो हिंदुत्व की बात करनी है, वो भी जैसे हम सब्जी के ऊपर धनिया पत्ती थोड़ी छिड़कते हैं, वैसे वो हिंदुत्व का थोड़ा बहुत छिड़काव धनिया पत्ती की तरह करते हैं। बाकी अंदर तो पूरा वो मुसलमानों के लिए ही काम कर रहे हैं, और वो नहीं करेंगे तो उसको मुंबई में टिके रहना भी भारी पड़ेगा। क्योंकि आज मुंबई में जो भी सर्वेज हो रहे हैं, 36 सीट में से महाविकास आघाड़ी जो है, यानी शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, वो लोग 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा सीट्स उन लोग जीत के आ सकते हैं, वैसा रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो उसमें उसको अगर मुसलमानों को साथ रखना हो तो मुसलमानों के बारे में बात भी करना पड़ेगा। हिंदुओं में ऐसा नहीं है, हिंदू बेचारे बोलते भी नहीं है,
चला लेते हैं, समझ लेते हैं। मुसलमानों की राजनीति ऐसे नहीं है। एक मराठी में कहावत है कि या तो पिताजी को खड़ा करो या तो श्राद्ध करो, उसके बीच की बात नहीं होती है। तो उद्धव जी को या तो मुसलमानों के साइड में खड़ा रहना पड़ेगा ओपनली, या तो फिर मुसलमानों का सपोर्ट छूट जाएगा। तो उसके पास अभी मजबूरी है, और मुसलमान खुद का पावर एनफोर्स करके रहते हैं। वो उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ ये बयान बुलवा के उन्होंने प्रूव कर दिया है कि उन लोग उद्धव जी से खुद के हिसाब से बात करवा सकते हैं, खुद के इशारे पे नचा सकते हैं। अब सोचिए कि एक दिन पहले ये हंगामा होता है और 2 दिन के बाद उद्धव ठाकरे वक्फ बोर्ड की तारीफ करते हैं कि कैसे कोई हाथ लगाएगा। कितनी जल्दी उन्होंने रंग पकड़ लिया है, वो वाला हरा रंग। अब तो औरंगजेब सेना हो गई है जी। अब कुछ सालों के बाद तो शायद भगवान ना करे, लेकिन शायद मुसलमानों को खुश करने के लिए शिवाजी महाराज को भी भूलना पड़े, तो क्या पता। सोचिए सर, आप कह रहे हैं ना आप देख सुमित जी कि आप कह रहे हैं ना कि औरंगजेब सेना हो गई है। सोचिए औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच क्या था। मतलब उसको भी भूल गई उद्धव ठाकरे की शिवसेना। मुझे तो ये चीजें बड़ी अजीबोगरीब लगती है कि राजनीति के लिए जहां से राजनीति शुरू की थी बाला साहब ठाकरे ने, हिंदू हृदय सम्राट, वो उन सारी बातों को भुला दिया उनके बेटे ने। सबसे दुखद बात यह है कि एक समय था जब अमरनाथ यात्रा हो नहीं रही थी, तो श्रद्धेय बाल ठाकरे जी ने एक ही चीज कही थी कि अगर अमरनाथ यात्रा नहीं होगी तो हम मुंबई से हज नहीं होने देंगे। हम्म। ओके। उसके बाद में उन्होंने दिखा दिया था कि भाई मुंबई पे तो राज हिंदुत्ववादी करेंगे, फिर वो भाजपा हो, बजरंग दल हो, वीएचपी हो या शिवसेना शिव हो। हम्म। ओके। लेकिन अगर आप अभी का जो अभी कल ही नासिक में पत्थरमारी की है मुसलमानों ने, हम्म। और वो भी क्यों, हिंदुओं ने एक मोर्चा निकाला था बांग्लादेशी हिंदुओं के सपोर्ट में, और वहां जो प्रताड़ना हो रही है हिंदुओं पे उसके विरोध में नासिक में एक रैली निकाली थी, मोर्चा निकाला था। उसके हम्म। ऊपर मुसलमानों ने पथराव किया। अभी तक उद्धव ठाकरे जी ने एक स्टेटमेंट इशू नहीं किया है हिंदुओं के बारे में। बाल ठाकरे जी होते तो अभी तक उसके 4 स्टेटमेंट आ गए होते, 2 लोग नासिक पहुंच गए होते। लेकिन उद्धव ठाकरे जी अब सेक्युलर हो गए हैं, तो उनकी पॉलिटिक्स भी बदल गई है। एक चीज और है सुमित जी, अ, उद्धव ठाकरे अभी पिछले हफ्ते दिल्ली आए थे सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। वो सोनिया गांधी जिनको लेकर बाला साहब ठाकरे क्या कहते थे हमको भी पता है। कांग्रेस को लेकर क्या कहते थे, मैं अपनी शिवसेना को कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, अगर ऐसा हुआ तो शिवसेना को खत्म कर दूंगा। वो जो कि जिसको भी बात करनी होती थी मातोश्री आकर करता था, पॉलिटिकल डील्स भी। लेकिन उद्धव ठाकरे की आखिर क्या मजबूरी है कि उनको दिल्ली आना पड़ा सोने दरबार में हाजिरी लगाने के लिए, और ये कहने के लिए कि मुझे महाविकास अघाड़ी गठबंधन का सीएम का कैंडिडेट घोषित कर दो। यही तो मजबूरी है, ऐसी सत्ता की लालच के लिए उन्होंने विचारधारा से भी आ, हम कह सकते हैं कि तलाक ले लिया। हम्म। आज विचारधारा तोड़ के वो दूसरी जगह पे चले गए। आज ये जो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है वो किस लिए है, उसको सिर्फ सत्ता चाहिए, उसको सिर्फ मुख्यमंत्री पद चाहिए, और वो भी खुद के लिए। आप देखिए 2020 में जो सरकार बनी थी उसमें कितने शिवसेना के विधायकों को मंत्री पद मिला था, सबसे कम। सबसे कम। लेकिन उन्होंने क्या किया, खुद को मुख्यमंत्री बनना था। आज तब उनके पास 56 विधायक थे। कांग्रेस और एनसीपी के पास कुछ 44 और 54 विधायक थे। हम्म। सबसे ज्यादा विधायक होने के बाद सबसे कम मंत्री पद उद्धव ठाकरे जी के पास थे। क्यों? क्योंकि उनको खुद के लिए मुख्यमंत्री पद चाहिए था। उसने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अपने बेटे को दिला दी, यानी उसको भी मंत्री बना लिया, और जो छोटी मोटी 2 4 5 दूसरी मिनिस्ट्री थी वो रख ली। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। तब बाद में जो बजट आया, वो बजट में कांग्रेस एनसीपी के जो डिपार्टमेंट जो मंत्रालय थे उसको रफली 2.25 लाख करोड़ के अलोकेशन थे बजट में। कांग्रेस के मंत्रालय, जितने कांग्रेस के पास मंत्रालय थे, जितने मंत्री पद थे, वो डिपार्टमेंट्स को रफली 1.25 लाख करोड़ रुपया मिला था।
बजट में। और उद्धव ठाकरे जी के पास और शिवसेना के पास जो मंत्री पद थे, वहां अलोकेशन सिर्फ 55,000 करोड़ के हुए थे। यानी पूरा, यानी उनको पैसे भी नहीं मिले थे, उनको पद मंत्री में। पद भी नहीं मिले थे, लेकिन सिर्फ उद्धव जी को वो मुख्यमंत्री बने रहना था, इसलिए उन्होंने वो भी चलाया था। तो अभी भी वो दिल्ली गए हैं कि, और मैं आपको एक चीज आपके दर्शकों को और बताना चाहूंगा, फिर वो जी। श्रद्धेय वाजपेयी जी हो, वो आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, ओम माथुर जी हो, सब लोग मंत्रालय सॉरी मातोश्री में आके उद्धव ठाकरे जी को मिलते थे, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर श्रद्धेय बाल ठाकरे जी। बिल्कुल। आज सिचुएशन ऐसी है कि उन अगर पहले अहमद पटेल आते थे तो अहमद पटेल को मिलने उनको होटल में जाना पड़ता था, शरद पवार जी को मिलने के लिए उसको सिल्वर ओक जाना पड़ता है, सोनिया जी को मिलने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, कोई उनके यहाँ मातोश्री में आता नहीं है। आप समझ जाइए कि किस तरह से बीजेपी ने उसको आदर और सम्मान दिया था, जो कि एक्चुअली तो श्रद्धेय बाल ठाकरे जी के लिए था, बिल्कुल। और उसके कारण उद्धव जी को मिल रहा था। और आज बेचारे को सब जगह भागना पड़ रहा है, इधर भागो उधर भागो, और उनकी एक ही लालच है कि भैया कुछ भी करके मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मुझे मुख्यमंत्री बना दो भैया, हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, माता जी पहले हम दिल्ली के सामने झुकते नहीं थे। उनका एक स्टेटमेंट था कि मराठा कभी भी दिल्ली के सामने झुके नहीं है। अब पता नहीं दिल्ली के सामने झुक रहे हैं या इटाली के सामने झुक रहे हैं, लेकिन अब बेचारे वहां गए हैं, इतनी मन्नत कर रहे हैं वहां के मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। और पर उसके अंदर सुमित, दूसरा एक प्रॉब्लम हाँ, मैं ये एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँ कि देखो, वहाँ जाके उन्होंने मन्नतें की या गिड़गिड़ाए कि मुझे बना दो, लेकिन जब वो वापस आए, तो ताज्जुब की बात ये है कि दोनों की मुलाकात की कोई तस्वीर अभी तक सोशल मीडिया पर मैंने तो नहीं देखी। पिछली बार जब सीएम बनने के बाद गए थे, तब तो तस्वीरें बड़ी सारी सोशल मीडिया पर आई थी, लेकिन इस बार इस बैठक को या तो इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला उद्धव ठाकरे को, इसलिए खामोश हो गए हैं, और आकर अब ये भी कह रहे हैं कि अब किसी को भी सीएम घोषित कर दीजिए, हम समर्थन देंगे। यानी कि उनकी हेकड़ी निकल गई सोने दरबार में, बात नहीं बनी। नहीं, इससे भी ज्यादा मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। जी। 2 सीट्स पे ऐसा हुआ संसद के इलेक्शंस में हम्म। कि शिवसेना ने कांग्रेस को बैकस्टैप किया। शिवसेना को टिकट नहीं मिली तो शिवसेना के लोगों ने क्रॉस वोटिंग करके करा है, तो कांग्रेस में उसके बारे में नाराजगी है। और ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले 2019 के इलेक्शंस के वक्त, लेजिस्लेटिव इलेक्शंस के वक्त, असेंबली के इलेक्शंस के वक्त उसने वैसे ही बॉम्बे में 2 से भी ज्यादा जगह पे बीजेपी के कैंडिडेट को हराने का काम किया। तो ये शिवसेना की फितरत है कि वो लोग साथ में भी रहेंगे तो उन लोग धोखाधड़ी करेंगे। हाँ, तो इसलिए आप देखेंगे तो एक स्टेटमेंट ये बोला है कि कोई भी सीएम बने वो सब, लेकिन दूसरा भी एक स्टेटमेंट बोला है इसके साथ में कि हमने हम्म। एक बार डिसाइड कर लिया साथ में लड़ना है, फिर एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। अगर ये सीट कांग्रेस के पास गई है तो शिवसेना और एनसीपी उसमें काम करेंगे। यानी इनडायरेक्टली वो कहना चाहते हैं कि भैया अगर हमें सीट मिल रही है तो आप हमें बाद में धोखा मत देना, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस धोखा खा चुकी है। तो अब उसको ये भी डर लग रहा है कि सीट शेयरिंग के बाद भी ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लीडर्स ग्राउंड पे काम ना करे और वहां भाजपा या एकनाथ शिंदे जी के लोग जीत के आए। तो उसको वो भी अब डर सता रहा है। और पहले क्या था, इनकी आदत क्या रही है, इन लोग पहले भाजपा के साथ जब नेगोशिएट करते थे तो आपने एक मीम देखा होगा, एक कार्टून देखा होगा कि हम्म। बाल ठाकरे जी कुर्सी पे बैठे और दूसरी कुर्सी पे पैर रखा है, और बाद में प्रमोद महाजन को बोलते हैं अच्छा आप अब कहीं तो भी बैठ जाओ। तो हम्म। ये देवेंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के लीडरशिप में ये हो नहीं रहा है। तो उनको वो भी एक है कि मैं जो बड़ा भाई वाला एटीट्यूड मुंबई में, महाराष्ट्र में रहता था कि हम लोग भाजपा के बड़े भाई है, वो अब चल नहीं रहा है। और इसलिए वो अब थोड़ी कोशिश की दिल्ली में जाके कि भैया हमें सीएम का अनाउंस कर दो, ऐसा वैसा, लेकिन वो दाल नहीं गली है। क्योंकि कांग्रेस को पता है, दूसरी चीज है, एक सबसे बड़ी चीज है कि उद्धव ठाकरे को एक चीज और पता चल गई ये इलेक्शन में से कि हम्म। कांग्रेस का 15 साल के बाद एक बहुत बड़ा रिवाइवल हुआ है। 2009 के इलेक्शंस के बाद ये पहला इलेक्शन है जिसके अंदर कांग्रेस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवाइवल हुआ है, स्पेशली इन विदर्भ रीजन, इन नॉर्दर्न महाराष्ट्र एंड ऑल दैट रीजन्स।
तो उद्धव ठाकरे को डर भी सता रहा है, क्योंकि आज अगर इलेक्शंस हुए तो कोंकण के बाहर उसके पास बहुत कम सीट्स है। ओके, उसके ऊपर से शरद पवार जी के पास तो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम महाराष्ट्र है, बाकी पूरा महाराष्ट्र तो कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस को 60 सीट आना तो आसानी से हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में उद्धव ठाकरे जी को डर है कि अगर उसके पास 60 सीट आ गई और वो बोलेंगे कि भाई जिसकी सबसे ज्यादा सीट वही सीएम बनेगा, तो मैं क्या करूंगा। और ये भी वो बोल चुके हैं कि इसके पहले भाजपा और हमारी जब लड़ाई होती थी साथ में, तो भी हम लोग ने एक दूसरे का काटा है, एक दूसरे के कैंडिडेट्स को हराने का काम किया है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, वो भी बोल चुके हैं उद्धव जी दिल्ली से आने के बाद। यानी चोर की उनको दाढ़ी में इतना डर। तिनका, हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका खुद ही बताते जा रहे हैं कि एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब उनकी हालत बहुत खराब हो गई, उनको डर लग रहा है कि भैया हमें सीट देने के बाद भी हरा दिया तो अब उद्धव ठाकरे, और अभी ऐसा बातचीत भाजपा के सर्कल में भी होने लग गया है कि अब उद्धव ठाकरे जी को साथ में लेना चाहिए कि नहीं। क्योंकि मुझे सुनने में आया है कि रविवार को एक तो बैठक हुई थी, भगवा परिवार में से किसी को भेजा गया था उद्धव ठाकरे को मिलने। अच्छा, लेकिन अब चर्चा होने लग गई ऐसा हो तो उद्धव ठाकरे को 5 साल कांग्रेस के पास एक बार मुख्यमंत्री पद चला जाए तो चलना चाहिए। उद्धव को पता चल जाना चाहिए कि भैया अब तू वहीं बैठ, हमारे पास मत आ। लेकिन क्योंकि जी, यस, आप कुछ कह रहे नहीं तो ये सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड। अब उद्धव जी को तो सीएम बनना ही है कुछ भी करके। भाजपा के साथ तो वो डरा के धमका के सुना के करके कर सकते थे। और आप दूसरा देखेंगे भाजपा के साथ जब वो 2014 से 2019 में थे, वो 10 चीज नेगेटिव लिखते थे, देवेंद्र जी कुछ नहीं बोलते थे, अमित शाह जी कुछ नहीं बोलते थे, मोदी जी भी कुछ नहीं बोलते थे। वो लोग बेचारे जाके वहां बाल ठाकरे जी के फोटो पे हार चढ़ाते थे, नमन करते थे, उद्धव ठाकरे जी को भी पूरा रिस्पेक्ट देते थे। और यहाँ एक बार एक स्टेटमेंट मारा था 2020 के बाद, तो दिल्ली ने लिटरली उनको सामना का जो आर्टिकल था वो विड्रॉ करवाया था और अपोलॉजी मांगी थी, माफी मांगने को मजबूर किया था। तो उनको एक पता चल गया है कि कांग्रेस और बीजेपी में बहुत डिफरेंस है। लेकिन अब लालच के लिए क्या करें, मुख्यमंत्री पद तो चाहिए ही चाहिए, तो करना पड़ रहा है मजबूरी में। पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच क्या पक रहा है? क्योंकि अगर क्योंकि शरद पवार ही उनको एक तरह से लेकर आए थे महाविकास अघाड़ी गठबंधन में, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी उन्होंने मनाया था कि शिवसेना को अपने साथ ले लेते। लेकिन पिछले कुछ दिनों से तो दोनों के बीच बातचीत ना के बराबर है, क्योंकि वो तो सुप्रिया सुले को चाहेंगे कि उनकी बेटी बन जाए भाई। वो क्यों उद्धव ठाकरे उनको को अभी बनाएंगे? उस वक्त तो मजबूरी थी, बीजेपी को सत्ता से दूर रखना था, इसलिए उद्धव ठाकरे को बना दिया सीएम। लेकिन अब थोड़ी कोई मजबूरी है, अब तो चुनाव होने फ्रेश, उसमें तो नए तरीके से सब कुछ सोचा जाएगा महाविकास अघाड़ी एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और उसके अंदर सबसे बड़ा एक जो इक्वेशन बन रहा है, अगर सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जो कि कोंकण के दो गोवा को लग के, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट गोवा को लग के है, सदर्न मोस्ट कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, और उसके ऊपर रत्नागिरी जो कि रायगढ़ को लग के है, यानी नवी मुंबई के बाद वाला डिस्ट्रिक्ट। अगर हम मुंबई से गोवा जाए तो पहले रायगढ़ आता है, फिर रत्नागिरी आता है, फिर सिंधुदुर्ग आता है। अगर सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में शिवसेना की बहुत बुरी हार हुई और वहां ग्राउंड पे संघ ने बहुत काम किया है, भाजपा ने काम किया है, लेकिन भाजपा से बहुत ज्यादा काम संघ ने किया है ग्राउंड पे। और रत्नागिरी में तो संघ के बहुत ही डीप रूट्स है, क्योंकि संघ का जो एक बहुत ही पुराना काडर है वो रत्नागिरी का ही है। तो वहां अगर शिवसेना हार गई तो शिवसेना की वजूद ही नहीं रहेगी महाराष्ट्र में। क्योंकि अगर आप मुंबई के इक्वेशंस देखें तो मुंबई में आज 28% मराठी मानुस रहा है, बाकी पूरा नॉन मराठी हो गया है। फिर वो दूसरे सब स्टेट्स के लोग मिलके रफली 72% है, 72% तो बाहर के लोग हैं। तो शिवसेना की यहाँ जो वजूद है वो मुसलमानों के कारण है, यानी 20-25% मुसलमान और 28% मराठी के जोर पे वो टिके हुए हैं। 28% में भी एक काफी बड़ा तबका है जो कि संघ से जुड़ा हुआ है, संघ की विचारधारा से, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है। तो वो पूरा तबका भी छोड़ दीजिए, तो उसके हाथ में तो 41% जैसे तो फिर भी वोटर बेस है, किसके जोर पे, मुसलमान। मुसलमानों तो के। उस मेन तो 25% तो मुसलमान है, दूसरे 15% दूसरे सब मिला के हिंदू होंगे। तो वहां आप देखेंगे तो उसको अब डर लग रहा है कि अगर शरद पवार इक्वेशंस मैनेज कर ले विद कांग्रेस
हम्म, और अगर सुप्रिया जी बन गई सीएम तो इसके हाथ में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आदित्य ठाकरे को डिप्यूटी सीएम बना के रखना पड़ेगा और फिर कुछ ज्यादा वजन भी नहीं रहेगा। और दूसरी एक मजे की बात है, एक लॉकडाउन के टाइम का एक फोटोग्राफ वायरल हुआ था जिसमें सीएम के चेयर पे सुप्रिया जी बैठे थे और आजू हम्म, बाजू एनसीपी के लोग बैठे थे, और वो फोटोग्राफ बहुत वायरल हुआ था मीडिया सर्कल में। और जो मीडिया के साथ जुड़े हुए वो सर्कल में वो फोटोग्राफ बहुत वायरल हुआ था। और वो इन लोगों को भी पता है, यानी तब से सुप्रिया जी के खुद के भी शायद अरमान हो सकते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। एंड इफ दैट हैपेंस, एक्चुअली बोले तो महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात होगी, क्योंकि शी विल बी द फर्स्ट वुमन सीएम ऑफ महाराष्ट्र। तो शरद पवार जी भी चाहेंगे और दूसरे बहुत लोग चाहेंगे, इंक्लूडिंग मराठा वोटर बेस भी चाहेगा कि एक मराठा लड़की, एक मराठा महिला सीएम बने। तो इसको वो भी डर सता रहा है। और शरद पवार जी का क्या है कि एक सलमान खान का डायलॉग है कि मैं जो बोलता हूँ वो तो करता हूँ, जो नहीं बोलता वो तो करता ही हूँ। शरद पवार का उल्टा है, जो बोलते वो तो कभी नहीं करते और जो नहीं बोलते वो ही करते हैं। तो अभी वो नहीं बोल रहे तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो सब लोग डरे हुए हैं। पर अभी तो ये स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, तो सबको लग रहा था कि शायद में महाराष्ट्र के लिए भी ऐलान हो सकता है, लेकिन नहीं किया गया चुनाव आयोग की तरफ से। तो अब तो आप देखिए कि संजय राउत भी बड़ी टीका टिप्पणी कर रहे थे कि बीजेपी तो डर गई है, उनकी तैयारियां पूरी नहीं है, इसलिए वो लोग उन्होंने तारीखों का ऐलान नहीं करवाया चुनाव आयोग से। लेकिन जमीनी हकीकत आपको क्या लगती है, वहां पर क्या समीकरण दिखते हैं इस वक्त आपको, अगर हम एनडीए की बात करें और महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें? सबसे पहले तो संजय राउत का ऐसा है, अगर आप मुंबई मराठी पत्रकार संघ दैट इज मुंबई प्रेस क्लब में बात करेंगे तो वहां एक स्टेटमेंट आता है कि संजय राउत को बेचारे को बुलाना पड़ता है, रोज सुबह फोन करना पड़ता है कि भैया आप जर्नलिस्ट को भेजो, मुझे बाइट देनी है। और जो नॉन मराठी पत्रकार है और जो हम्म, सीनियर एडिटर्स है, स्पेशली हिंदी और इंग्लिश वाले, उन लोग जो वो शब्द यूज करते हैं संजय राउत के लिए, वो मैं आपके चैनल पे बोल नहीं सकता। ओके। हम्म, बहुत ही असभ्य शब्द है। और मेरे दो तीन जूनियर्स है जो प्रेस क्लब में, उसमें से एक तो प्रेस क्लब में ऑफिस बेरर है। हम्म, जब मैंने बात की तो मुझे जो शब्द यूज किया, तो मैं ना ही बोलूं उतना अच्छा है, किसी की भावनाएं दुखानी नहीं चाहिए, लेकिन उसकी बिल्कुल। कोई वैल्यू नहीं है। देवेंद्र जी ने भी बोला कि संजय राउत तो कुछ भी बोलते रहता है, उसको सुबह बुलाने पड़ते पत्रकार, हाँ तब उसको लाइमलाइट मिलती है। और पत्रकार क्यों जाते हैं, क्योंकि वो भाजपा के अगेंस्ट में बात करने वाला है। और यहाँ का जो पूरा इंग्लिश और हिंदी जर्नलिस्ट बेस है, उसमें बीजेपी सपोर्टर्स बहुत कम है, तो उसके कारण उसको ऑडियंस भी मिल जाता है। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो भाजपा इज ऑन अ टफ विकेट, इट इज नॉट अ वेरी इजी थिंग फॉर बीजेपी। उसमें एकनाथ शिंदे जी आए हैं, लेकिन उसके लिए कहा जा रहा है कि ये बिना दहेज की दुल्हन है, उसके पास काडर नहीं है, उसका कंट्रोल नहीं है। अगर आप दो जनरल इलेक्शंस देखेंगे, संसद के चुनाव, ठाणा का जो लोकसभा सीट था उसका उन्होंने अनाउंसमेंट लास्ट दिन के एक दिन पहले किया। जब मैंने मेरे सोर्सेस में से पता चला करने की कोशिश की कि इतना डिले क्यों किया, तो उनको खुद को भी, एकनाथ जी को भी डर लग रहा था कि अगर वो पहले अगर अनाउंस कर देंगे तो देयर वुड बी अ रिबेलियन इन शिवसेना। तो उसको उनको वो डर भी सता रहा था, इसलिए उन्होंने नरेश मस्के का नाम एक दिन पहले लास्ट मोमेंट ये किया। उसके बाद में भी प्रॉब्लम्स आए हैं। उनको जो कल्याण की सीट है जहां उनके सुपुत्र श्रीकांत शिंदे जी खड़े श्रीकांत। रहते, वहां भी उनको काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि अगर आप 1951 के चुनाव से देखेंगे तो ये संघ की सीट रही है। तो भाजपा की और संघ की इच्छा थी कि यहाँ से संघ का और भाजपा का कैंडिडेट खड़ा हो। उनको बहुत मेहनत मशक्कत से यहाँ खुद के बेटे को सीट दिलानी पड़ी। तो उनकी भी हालत ऑन द ग्राउंड बहुत खराब है, उनके पास काडर नहीं है, उनके पास दो तीन चार पांच एरिया के अलावा काडर भी नहीं है, उनका कंट्रोल भी नहीं है। और उनके पास वो ब्रांड, सी आज बाल ठाकरे जी का जो ब्रांड है, ठाकरे एज अ ब्रांड इज अ ह्यूज वैल्यू। आज भी लोग बाल ठाकरे जी के नाम की कस्में खाते हैं। आज भाजपा में भी अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी जी से लेके देवेंद्र जी सब बाल ठाकरे जी को आज भी नमन करते हैं। तो वो ब्रांड जो है उसका
जो हम बोलेंगे लेगेसी, हाँ, विरासत, वो तो उद्धव जी के पास है, वो एकनाथ शिंदे जी के पास नहीं गया है। भले वो कुछ भी करते हो, लेकिन उनके पास एक जो बाल ठाकरे जी को मानने वाला क्राउड है, वोटर बेस है, वो अभी भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। सो बीजेपी हैज दैट डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ऊपर से एंटी करप्शन का जो मोहरा था, अजीत पवार को साथ में लेके वो भी बहुत इमेज में बहुत प्रॉब्लम आ गया है। इसके बारे में रतन शारदा जी ने ऑर्गेनाइजर में बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ है, और मैं रतन शारदा जी मेरे गुरु भी है और मैं उनकी बात बहुत मानता हूँ। तो उन्होंने जो लिखा है ऑर्गेनाइजर में वो 100% सही है। इवन जो भाजपा को नफरत करते हैं ऐसे लोगों ने भी मुझे बोला है कि भाई ये अजीत पवार को क्यों लिया, आपका ब्रांड इसके कारण ही खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो एंटी करप्शन वाला मुद्दा है, वो भी बिगड़ रहा है अजीत पवार के कारण। प्लस अजीत पवार कुड नॉट डू एनीथिंग इन वेस्टर्न महाराष्ट्र इंक्लूडिंग बारामती। बिल्कुल। तो अजीत पवार, अब ऐसी हालत है कि भाजपा का अगर हम इमेजरी करें, विजुअलाइजेशन करना है, तो भाजपा एक श्रवण कुमार बन गए जिसके एक साइड में अजीत पवार है, एक साइड में एकनाथ शिंदे है, और वो दोनों को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे हैं। वैसी खराब हालत भाजपा की हो गई है। इतना बोझ उठा के चलना भी बहुत डिफिकल्ट है। और एक सर्वे हुआ है, ये भाजपा के सपोर्टर्स ने ये सर्वे किया है, जो कि बाद में नवभारत टाइम्स में छपा भी है। एनडीए यानी महाआघाड़ी जो है, भाजपा, एकनाथ शिंदे सेना और अजीत पवार एनसीपी, उनका 121 सीट्स आ सकते हैं। और इन लोग तीनों के बीच में यानी उद्धव ठाकरे शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार एनसीपी मिलके 164 सीट्स आ सकती है, जबकि हाफ वे मार्क इज 145। तो अभी का जो सिचुएशन है उसमें उद्धव ठाकरे जी को पता है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ उनकी जीत तो होनी ही है। अब सिर्फ इतना ही है कि भाई सीएम बनना है, क्योंकि जीत तो जाएंगे ही। और उसमें सबसे ज्यादा सीट गिवन द एक्सेस ऑफ कांग्रेस, आज विदर्भ में जो कांग्रेस का पेनिट्रेशन है, और आज से नहीं है, 1947 के पहले से है, उसके कारण उद्धव जी को डर भी लग रहा है कि भैया अगर कांग्रेस के पास 50-60 सीट्स आ गई तो मैं सीएम नहीं बन पाऊंगा। उद्धव ठाकरे तो डरे हुए हैं, लेकिन आप जिस तरह के बीजेपी ये एनडीए के अंदर के हालात बता, रास्ता रहने वाला है। और उद्धव ठाकरे तो अब जब सेकुलर बन ही गए हैं, जब टोपी सिर पे पहन ही ली है, तो फिर बातें करने से भी क्या परहेज करना, उनको समझ में आ गया है कि अगर मुंबई में जीतना है तो इनके गुणगान तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन आपने समय निकाला सुमित जी, इस विषय पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम अंजू जी, जय श्री राम, भारत माता की जय।